अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसके 5 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवाए थे आउट ऑफ 6, और पार्ट नंबर जो 5 था वो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो कर लिया होगा। तो आज हम जो मेथड करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आपने एक बात याद रखनी है कि हम चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, और इसके अलावा 2 और भी मेथड हैं जो कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, जिसमें से एक कंप्लीटिंग स्क्वायर था और एक कौन सा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड से जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपने देखना है कि पहले आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। अगर तो नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो थी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, और इसमें आपका a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो पार्ट नंबर 1 है, विच इज़ x² माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब फैक्टराइजेशन का मेथड बेसिकली क्या होता है कि आपने जो x² का कोफिशिएंट है ना, जो कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा होगा इसका मतलब वो 1 है, इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है लास्ट टर्म के साथ। अभी हम साइन नहीं मेंशन कर रहे, साइन बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैं 20 को मेंशन कर रहा हूँ, 20। तो आपका आंसर आएगा 20। अब ये वो आंसर है जिसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। अब किस तरह से फैक्टर बनाने हैं, बेसिकली आपने इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल एक नंबर ये और एक नंबर ये, इधर को एक नंबर लिख लेते हैं, इधर को एक नंबर। उन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, उन दोनों नंबर्स को जो कि आप इधर लिखेंगे इसके फैक्टर्स का मतलब आप इसके पार्ट्स कह सकते हैं, इसके टुकड़े कह सकते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से वापस यही बने। तो उन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, उन दोनों नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे आपकी ये मिडल टर्म आनी चाहिए, यानी 1 आना चाहिए, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं कि किस तरह से फैक्टर ढूंढते हैं। तो आपने फैक्टर्स वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जल्दी फैक्टर्स नहीं मिलते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर पे आपने लिखना है 20 और इसको डिवाइड करना है 1 के टेबल से, तो आपके पास आंसर आएगा 20, ठीक है। तो आपके जो फैक्टर्स होंगे ना वो ये दोनों होंगे, एक जो आपका आंसर आया और दूसरा जिस टेबल पे आपने इसको डिवाइड किया। तो आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 20 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है, 21। माइनस करेंगे तो कितना बन रहा है, 19। तो हमें तो नहीं ये चाहिए, हमें तो 1 चाहिए, तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर गलत है। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 डिवाइड बाई 2, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए 10 और 2 को आप ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 12। माइनस करते हैं तो कितना बनता है, 8। इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है क्योंकि हमें 1 चाहिए। और 23 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। इस फैक्टर्स बनाने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स एटलीस्ट 20 तक ज़ुबानी याद होनी चाहिए। 20 तक नहीं तो एटलीस्ट आपको 15 या 10 तक ज़ुबानी याद होना चाहिए। 23 के टेबल पे नहीं होता तो हम 3 पे नहीं डिवाइड कर रहे हैं। अब 20 को डिवाइड करेंगे हम 4 के टेबल पे, तो आंसर आएगा 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। ये डिवीजन जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 20 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 5। अब आपके जो फैक्टर्स हैं ना वो हैं 5 और 4, तो आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 9। आप इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो आंसर आता है 1, ठीक है। तो 1 हमें यहाँ पे चाहिए था, तो इसका मतलब हमें वो फैक्टर्स मिल गए जिन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20 आ रहा है, और ऐड या सेपरेट करने से 1 आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखें कि हमें माइनस का 1 चाहिए कि प्लस का 1 चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसके साथ हम माइनस लगा देंगे, जो आपके पास लेस होगा उसके साथ आप क्या लगा देंगे, प्लस। तो देखिए इनको आप जब सेपरेट करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाई +4, तो ये आपके पास -20 बनेगा, जो कि माइनस यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने नहीं लगाया था, मैंने बोला था हम उसको बाद में एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये देख लें, मैं रफ वर्क में आपको टोटल सारा समझाया कि किस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जब आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी, अच्छी प्रैक्टिस की होगी, आप तो देखते साथ, कुछ स्टूडेंट को देखते साथ फ़ौरन पता चल जाएगा कि फैक्टर्स क्या हैं। तो फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जो आपकी मीटर टर्म है उसके साथ x है, तो आप जो फैक्टर्स दोनों बनाएंगे उनके साथ आपने वही वेरिएबल लिखना है या वही अननाउन लिखना है जो कि आपका मीटर टर्म के साथ लिखा होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x²
-5x + 4x - 20 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आपने क्या करना, स्टार्ट पे इक्वल का साइन नहीं लगाना क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब जब आपके पास 3 टर्म से 4 टर्म्स बन जाएंगी तो आपने इन दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करना है और इन दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करना है। आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, x² और x में से क्या कॉमन आएगा, x⁻1। तो यहाँ से आपने x⁻1 कॉमन ले ली तो बाकी क्या बचेगा, x और -5। तो यहाँ पे आपने हमेशा जो थर्ड टर्म का आपका साइन होगा ना वो लगाना करना है। अगर वो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है। अब 4 और 20 में से क्या कॉमन आएगा, यानी इन दोनों का HCF क्या होगा, तो इन दोनों का HCF होगा 4। अब 4 और x में से आपने 4 कॉमन ले लिया तो बाकी रिमेनिंग आपके पास x बचेगा और प्लस माइनस माइनस 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 20 आता है तो 4 5 20। तो अगर आपने फैक्टर सही बनाए होंगे तो आपके लाजमी तौर पे ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये क्या आएंगी, दोनों सेम आएंगी। अब आप देखिए हमारे पास पहले थे 3 टर्म्स, फिर हमने इनको कन्वर्ट कर दिया कितनी टर्म्स में, 4 टर्म्स में। लेफ़्ट साइड की बात कर रहा हूँ, वैसे तो राइट साइड में भी एक टर्म है जो 0 है। तो लेफ़्ट साइड में 4 टर्म, अब 4 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 में, और इन दोनों में देखिए आपके पास कॉमन है x - 5 तो उसको लिख लेंगे और x + 4 इज इक्वल टू 0, यानी x - 5 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा, यहाँ से x और यहाँ से क्या बचा +4। अब ये देखिए दोनों जो फैक्टर हैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 0। अब आप देखें कि आपके पास ना जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका आंसर 0 आए तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये देखें, या तो पहले वाला नंबर 0 होगा, ठीक है, या फिर सेकंड वाला नंबर 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x - 5 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x + 4 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 5 के, और x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -4 के। तो इस तरह से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन से हमने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। और लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट -4 and 5, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 2 इसका बाद में सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 पे सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था, आपने देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप देखेंगे x² वाली टर्म किधर है, वो राइट साइड पे, तो आप इन दोनों टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास इधर 0 बचेगा, ये हो जाएगा 7x² - 32x, और ये माइनस का 32x था दूसरी साइड पे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, और ये +4 दूसरी साइड पे जाके -4, ठीक है। अब अच्छा, ये दोनों जो टर्म थी, पहले 4 को उधर लिखना था तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ये अरेंज करके लिख दिया, x² पहले से उधर था, फिर x वाली टर्म लिख दी, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। अब आप इसको इस तरह से लिख लें, 17x² + 32x - 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया तो आप क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है 17, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो देखते हैं आपके पास क्या आंसर आता है। 17 का टेबल आप 4 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर आता है 68। अब आपने 68 के फैक्टर्स बनाने हैं, 2 फैक्टर्स बनाने हैं, एक फैक्टर फॉर एग्जांपल ये और दूसरा ये, कि उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें 68 आएगा, और उन दोनों फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, आपके पास 32 आएगा। तो सबसे पहले हम जिस तरह इसका रफ वर्क किया था इसका भी करते हैं साइड पे। तो ये जो रफ वर्क है मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता 9th और 10th में आपको कैलकुलेटर पेपर में यूज़ करना अलाउ होता है, तो आप इसलिए कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 68 को जब मैं 1 पे डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 68। तो आपके इन तीनों में से फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक जो आपका आंसर आया वो, और दूसरा जिस पे आपने टेबल पढ़ा है, ये दोनों फैक्टर होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 69, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर आएगा 67। तो मुझे तो 32 चाहिए, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं हो सकते, यानी 1 और 61 इसके फैक्टर्स नहीं है। तो 68 को अब हम करते हैं 2 पे डिवाइड, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो इस तरह आंसर आया 34। अब आप देखें कि ये दोनों इसके फैक्टर हो सकते हैं, देखते हैं 34 और 2, ये 2 आंसर हैं। इन दोनों को मैंने कहा था, एक जिस पे आप डिवाइड कर रहे हो और दूसरा जो कि आपका आंसर आएगा। अब 34 में 2 ऐड करें तो 36, और 34 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है 34 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है 32। अब ये देखिए 32, और हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए 32। अब आप देखें आपको जो आंसर चाहिए वो एडिशन का चाहिए, सब्ट्रैक्शन का चाहिए, तो आपको आंसर चाहिए एडिशन का। तो इसका मतलब आप बड़ा वाला जो आपका फैक्टर उसके साथ एडिशन का साइन लगाएंगे, जो छोटे वाला फैक्टर उसके साथ सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर 32 बन गया। अब पहली कंडीशन तो ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं कि वाकई हमें वो आंसर मिल गया जो हमें चाहिए, 34 प्लस का एंड -2,
तो ये आपके पास आएगा -68। तो ये जो लास्ट पे जो -4 के साथ जो मैंने नहीं यहाँ पे लगाया था, तो वो माइनस भी इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, आपने पहले वो नंबर ढूंढ लेना, उसके फैक्टर ढूंढ लेना, बाद में वो प्लस माइनस वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर ढूंढ लिए, +34 और -2, और जो मीडियम टर्म में आपके पास अननाउन लिखा होगा यानी x लिखा हुआ वही आपने इन दोनों के साथ लिख देना। तो 17x² +34x -2x -4, आपकी मर्ज़ी है क्या आप इसको पहले लिख सकते हैं, ये इन दोनों में से जिसको मर्ज़ी पहले लिख। अब ये देखिए 4 टर्म बन गई है, तो आपने इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना है और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। 17 और 34 में से क्या कॉमन आएगा? 17 के टेबल पे आपको पता है, जिनको टेबल्स आते होंगे 17 के टेबल पे 34 आते हैं, तो हम 17 कॉमन ले लेंगे और x के और x में से हम क्या कॉमन लेंगे? x की पावर 1। तो 17 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो बाकी आपके पास बचेगा x। अब कुछ बच्चों को ना कॉमन लेके आंसर भी नहीं लिखना आता होता, तो वो भी मैं आपको रफ वर्ड में बता देता हूँ। ये देखिए 17x², इस टर्म को आप ऊपर रखेंगे, जो कॉमन लिया उसको एज ए डिनोमिनेटर यूज़ करेंगे। 17 1 द 17, 17 1 द 17, और ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो इस तरह से एक पावर रह जाएगी, तो x आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह आप देख ले 34x को आप डिवाइड करें 17x से, तो x से कैंसिल हो गया, 17 1 और 17 2, तो इस तरह यहाँ पे बचेगा +2। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि लास्ट पार्ट में भी बताया था कि आपने हमेशा थर्ड टर्म का जो साइन है वो लिखना है, वो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 2 और 4 में से कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा, तो बाकी माइनस भी देखें बाहर है, 2 भी बाहर है, तो प्लस का x बचेगा और माइनस माइनस +2 to the 4। तो ये देखिए अगर हमने फैक्टर सही बनाए होंगे तो ये ब्रैकेट आपके पास क्या आएगी? सेम आएगी। अब पहले हमारे पास ये 3 टर्म लेफ़्ट साइड पे उनको कन्वर्ट किया 4 टर्म में, अब 4 टर्म को कन्वर्ट किया 2 टर्म में। अब दोनों में से जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लेते हैं x+2, तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास फर्स्ट पे बचेगा 17x और सेकंड पे बचेगा -2 = 0। तो x+2 = 0 और 17x -2 = 0। तो x = -2, यानी दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों का आंसर 0, तो आप इसको भी 0 के इक्वल लिख लें, इसको भी 0 के इक्वल लिख लें। यहाँ से आपको अलग से वैल्यू x की मिलेगी और यहाँ से आपको x की वैल्यू अलग से मिलेगी, जिसके लिए 0 होगा। तो 17x पहले इसको उधर ले जाएंगे 2, और x = 2 डिवाइड बाय 17, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इस तरह से ये जो आंसर इसका आया है ये इसका क्या होगा? सोल्यूशन साइड -2 एंड 2 डिवाइड बाय 17। तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट हम बाकी के पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 2 है, इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x² -11x = 152। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? x² -11x -152 = 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इसको हमने कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आप देख सकते हैं x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और लास्ट पे जो टर्म है वो 152 है, तो 1 × 152, तो आपके पास 152 आंसर आएगा। ये जो माइनस है इसको हम बाद में एडजस्ट करते हैं। अब 152 के हमने 2 फैक्टर्स बनाने हैं, उन दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए? 152, और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आना चाहिए 11। तो अब हम 152 को करते हैं, 152 को डिवाइड करते हैं 1 पे, तो आंसर 152 आएगा। तो आपको पता है ये एक बड़ा नंबर है, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आ रहा है? 11 नहीं आ रहा। ठीक है, अब 152 को आप 2 पे करेंगे फिर भी एक बड़ा नंबर आएगा, 3 पे करेंगे 4 पे करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। इसका मतलब ये किसी बड़े टेबल पे होगा, तब ये हमारे पास क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, तो 152 को जब हम 2 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो ये आएगा 76। तो इधर देख सकते हैं आप 76 और 2 इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ऐड करते हैं तो 78 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 74 आ रहा है, मतलब ये 11 है और ये दोनों बहुत दूर है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? छोटे नंबर पे चेक करने के बजाय डायरेक्ट किसी बड़े नंबर पे चेक करते हैं। अब 152 को ना मैं 4 पे चेक करता हूँ, तो 4 पे करेंगे तो 4 3 = 12 और 4 8, तो ये देखिए इन दोनों को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है? 11 नहीं आ रहा। ठीक है, यानी ऐड करेंगे तो 42 बनना है, माइनस करेंगे तो 34 आ रहा है। 5 पे वैसे नहीं होगा, 6 पे अगर हम इसको करते हैं तो 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे अगर हम इसको करते हैं तो 7 के टेबल पे भी नहीं होगा, ये देख सकते हैं आप
तो ये हो जाएगा 7 2 दा 14, ठीक है, कैरी जाएगा 12। तो इस तरीके से ये 7 के टेबल में जब इसको करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स वाले फैक्टर नहीं आपने लिखने। तो 152 को जब हम 8 पे करेंगे तो 8 पे करेंगे, देखें 8 1 दा 8, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 19 और 8 आंसर आएगा। अब जिस पे आप एक कर रहे हैं डिवाइड, एक वो और जो आपका आंसर है, ये दोनों आपके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 27, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 11। तो इसका मतलब है कि ये 19 और 8 ही हमारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमें चाहिए। अब आप देखें आपको जो 11 है वो क्या चाहिए, माइनस का चाहिए प्लस का, तो आपको चाहिए माइनस का। तो इसका मतलब -19 और +8 ये आपके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करने से -11 आ रहा है। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं क्या वाकई हमारे पास ये देखिए माइनस प्लस माइनस, और 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स सही आ रहे हैं बिल्कुल। तो अभी इधर लिखते हैं x² -19x + 8x -152। अब ये x क्यों लिखा है, मैंने आपको बताया था कि जो आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो सेंटर में जो नाम लिखा होगा वही आपने इन दोनों फैक्टर के साथ लिख देना। अब आप इन दोनों टर्म को एक साथ सोल्व करेंगे और इन दोनों टर्म को एक साथ सोल्व करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा, x⁻1। तो x⁻1 रिमेनिंग रह जाएगा और यहाँ 19 रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे थर्ड टर्म का जो साइन है जो कि प्लस है, आप इधर लिख देंगे। 8 और 152 में से क्या कॉमन आएगा, यानी 8 और 152 का आप HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने फैक्टर फाइंड किया, तो आपको पता है 8 का टेबल जब हम 19 तक पढ़ेंगे तो 152 आएगा, तो 8 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 और x में से 8 कॉमन है तो बाकी रिमेनिंग x रह गया, और प्लस माइनस माइनस 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 152 आता तो वो 19 आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने फैक्टर सही बनाए थे, तो दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आ गई। अब ये पहले 3 टर्म थी लेफ़्ट साइड पे, फिर 4 टर्म में कन्वर्ट हुई, फिर 4 से 2 टर्म्स में। तो x माइनस जो 19 है ये कॉमन आ गया, तो बाकी बचेगा इधर से x और इधर बचेगा +8। अब दोनों जो फैक्टर थे इनको मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। अब देखते हैं कि इसके लिए x की वैल्यू क्या आती है और इसके लिए x की वैल्यू, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x + 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 19, यानी ये माइनस का दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। तो ये वो दोनों आपके क्या आगे आंसर आगे -8 एंड 19, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट हमने इसका स्किप किया था वो सेकंड पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देखें स्क्रीन पे आपके सामने सेकंड पार्ट है 3y² इज इक्वल टू y × y - 5। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 3y², पहले इस y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y² इससे मल्टीप्लाई किया, जब y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y। अब इन दोनों टर्म को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। वैसे तो y² इधर भी है, लेकिन आपने देखना है कोफिशिएंट किधर ग्रेटर, तो वो इस साइड पे, इसलिए इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो 3y² - y² - 5y इज इक्वल टू 0। तो 2y² यानी 3 में से आप 1 को माइनस किया तो -5y इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसमें तो लास्ट वाली टर्म है ही जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर फैक्टर, जब आपके पास सिर्फ स्केयर वाली y² यानी x² या y² वाली टर्म हो और आगे x वाली या y वाली टर्म हो, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों में से कुछ कॉमन है, या डेफिनेटली इन दोनों में से y की पावर 1 कॉमन है, तो बाकी यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा 2y और यहाँ पे रह जाएगा -5। तो इस तरीके से फिर हम फैक्टर बनाएंगे जब लास्ट वाली जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आपके पास क्या होगी, नहीं मौजूद होगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2 - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से तो y एक आंसर तो हमें यहाँ से मिल गया, दूसरा आंसर 2y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, दो आंसर मिल जाएंगे 0 और 5/2, और ये आपका क्या होगा सोल्यूशन सेट। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही काफ़ी है। ये आज की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके पहले 4 पार्ट सॉल्व करवाए हैं, आपने इनको अच्छे से समझना है, और ये ख़ास तौर पे ये अच्छे से समझना है कि किस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं। हर क्वेश्चन में साथ मैंने आपको रफ वर्क करके दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये जो रफ वर्क मैंने तो बाय हैंड किया, आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो लास्ट वाले 2 पार्ट्स हैं वो थोड़े लेंथी थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन दोनों को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।